बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने ईथर शुरू किया था और ईथर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ईथर की क्या विशेषता होती है। ईथर में एक ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं या एरिल ग्रुप लगे होते हैं और ये दोनों एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप एक जैसे हों तो इसे सिंपल कहते हैं ईथर। और यदि एक एल्किल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं या एक एरिल ग्रुप है एक एल्किल ग्रुप है तो फिर इसे मिक्स्ड ईथर कहते हैं, मिश्रित ईथर कहते हैं। ये सिंपल और मिक्स्ड, सरल और मिश्रित ईथर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसी के पश्चात आगे एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर पढ़ा था। एलिफेटिक में दोनों एल्किल ऑक्सीजन से लगे हों, दो एल्किल वो एक जैसे हों या अलग अलग हो तो वो एल्किल ईथर है। और यदि एक एरिल ग्रुप है और एक एलिफेटिक है या दोनों एरिल ग्रुप है तो वो एरोमेटिक होता है ईथर। तो इस प्रकार से ये इसका क्लासिफिकेशन पड़ा था ईथर का। और इसी के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। ईथर के नामकरण की प्रक्रिया में पढ़ते हैं। ईथर का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, ठीक है ना। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी होता है। इसका सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स केवल एल्कोक्सी है। तो इसमें दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगेगा और एक एल्किल ग्रुप को एल्केन के रूप में लिखेंगे। और यदि दोनों एल्किल एक जैसे हैं तो एक को एल्केन के रूप में लिख दें और एक के साथ एल्कोक्सी लगा दें। और यदि दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो एल्कोक्सी किसके संग लगेगा, जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या कम होती है उसके संग एल्कोक्सी लगाते हैं। अच्छा, इसमें देखें तो यह पहला लिखा हुआ है, ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप लगे CH3 तो दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं तो किसी के संग ऑक्सी लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 क्या होता है, मेथेन, इसके संग ऑक्सी लगा दो तो मेथॉक्सी मेथेन। और इसी प्रकार से इधर देखें तो ये C2H5 लगा और ये C3H7 लगा, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो जिस एल्किल में कार्बन कम है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो इसके संग ऑक्सी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। ऐसे ये दिया हुआ है, इसमें ये ब्रांच के रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्बन की काउंटिंग, जिधर से ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ से एक साइड से कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन लगा है तो ये तो ऑक्सी इसके संग लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और दूसरे कार्बन से लगा तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी और 3 कार्बन ये हैं तो ये प्रोपेन हो जाएगा तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर ये ईथर का केवल ऑक्सी होता है, दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हों तो किसी के संग ऑक्सी लगा दें और किसी के संग एल्केन के रूप में लिख दें। जैसे मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, दोनों एथेन लगे, दोनों मेथेन लगे। और यदि दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो ऑक्सी उस कार्बन के साथ लगेगा, उस एल्किल ग्रुप के साथ लगेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर जैसे इसमें कम है तो ये एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो ये इसका नियम याद रखेंगे नामकरण की या नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है। तो इसका नामकरण कैसे होता है। इसके बाद देखें कि इसमें जो ईथर होते हैं इसमें आइसोमेरिज्म या समावयवता कितने प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिन यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोमर कहते हैं और इनकी इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं।
आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यह संरचनात्मक समावता, यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें ईथर में संरचनात्मक समावता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावता, और दूसरी होती है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावता में क्या है? जैसे कि ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र C2H6O, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है। तो इधर देखिए ये ईथर है और ये अल्कोहल है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक में ईथर लगा O और एक में लगा है OH, मतलब इसका जिन यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो उसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि C2H6O में देखिए यहाँ दोनों 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ईथर और अल्कोहल के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है या क्रियात्मक समावता होती है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। आइसोमेरिज्म जिनका अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न होती है, उन्हें हम संरचनात्मक समावयव भी कहते हैं। और जिनमें अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना में भिन्नता किस कारण से? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के कारण, तो उसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो ईथर अल्कोहल के बीच में ये क्या होती है? क्रियात्मक समावयवता होती है। तो इसमें ईथर और ये अल्कोहल, तो ये मेथॉक्सी मेथेन और एथेनॉल, इसके बीच में क्रियात्मक समावयवता होती है। दूसरा देखें मेटामेरिज्म या मध्यावता। मध्यावता में क्या होगा कि ऑक्सीजन के दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप हैं उनमें भिन्नता आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दोनों में देखो ये एथिल एथिल जुड़े हुए हैं, और इसमें देखें तो यहाँ क्या है, ये मेथिल और प्रोपिल जुड़ा है। एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ इसमें 3 कार्बन है, और इसमें क्या दोनों तरफ 2 कार्बन है। कार्बन दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर 2 कार्बन 2 कार्बन है, और इसमें एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है। तो इस प्रकार से इसमें मेटामेरिज्म में मध्यावयवता में क्या विशेषता होती है कि इनमें एल्किल ग्रुप जो होते हैं उनमें भिन्नता आ जाती है। तो इसमें एल्किल ग्रुप में भिन्नता के कारण इसमें मध्यावयवता या मेटामेरिज्म होता है। मध्यावयवता इसमें भिन्न हो गई, इसमें दोनों ओर एथिल एथिल लगा, इसमें मेथिल और प्रोपिल लग गया। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर बदलने का कारण दोनों ओर एल्किल ग्रुप बदल गया। तो इस प्रकार से ईथर में क्या होता है? समावयवता 2 प्रकार की होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। ठीक है, 2 प्रकार की, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता और मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। तो 2 प्रकार की समावयवता आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको समावयवता समझ में आ गई क्या होता है आइसोमेरिज्म, और 2 प्रकार की फंक्शनल, तो ईथर अल्कोहल के साथ समावयवता रखता है, दिखाता है, शो करता है। और मेटामेरिज्म में ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप बदल जाते हैं, तो उसके कारण इसमें एल्किल ग्रुप भिन्न हो जाते हैं, उसके कारण इसमें समावयवता होती है। समावयवता 2 यौगिकों की तुलना है। 2 यौगिकों का एक फार्मूले से नहीं बनेगा। हमेशा समावयवता पूछी जाएगी तो 2 फार्मूले, 2 कंपाउंड लिखेंगे आप, ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद तो ये ईथर का नामकरण, इसमें ऑक्सी लगता है, ऑक्सी किसके संग, जिसमें एल्किल कार्बन कम हो उसके संग, और एक को एल्किल के रूप में लिखते हैं। और इसमें दो प्रकार की समावता होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। अब ईथर बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तो ईथर कैसे बनाई जाती है, ये तो हो गया इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, और इसके बाद आइसोमेरिज्म। अब ईथर को दो विधियों से बनाया जाता है, एक तो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कॉमर्शियल, जिसमें लार्ज स्केल पर बनाया जाता है ईथर, और एक है लेबोरेटरी प्रोसेस। तो जो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें कि लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, उसमें अल्कोहल को C2H5OH, अल्कोहल को निर्जल एल्युमिनियम ऑक्साइड, निर्जल एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 223 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये पहली विधि हुई जो कि औद्योगिक स्तर पर या लार्ज स्केल पर जो ईथर उपयोग में लाया जाता है, तो ये इसी विधि द्वारा बनाया जाता है जिसमें कि अल्कोहल को निर्जल या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 223 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये हुआ इसमें कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें लार्ज स्केल पर ईथर बनाया जाता है। अब दूसरी है लैबोरेटरी प्रोसेस। तो लैबोरेटरी प्रोसेस क्या है, तो ये लैबोरेटरी प्रोसेस में भी एथिल अल्कोहल से ही क्या बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है। तो लैबोरेटरी प्रोसेस क्या है, लैब प्रोसेस में अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इसके बाद ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को किसके संग गर्म करते हैं, ये एथिल अल्कोहल के साथ में। तो ये यहाँ पर इसका HSO4 से मिल करके क्या बना लेता है, ये H2SO4 बना लेता है और ये यहाँ पर C2H5O, C2H5 जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, C2H5O C2H, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो इस प्रकार से इसको बनाने की दो प्रोसेस हैं जो कि एक है इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एक है लैब प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में औद्योगिक विधि में क्या होता है, औद्योगिक विधि में कैसे बनाया जाता है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को ही एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो कि निर्जल होता है उसकी उपस्थिति में 523 केल्विन 523 केल्विन पर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर और जल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो लैब प्रोसेस है, लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रोसेस में एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप टेम्परेचर पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन किससे करा देते हैं, एथिल अल्कोहल से होती है 413 केल्विन टेम्परेचर पर तो एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रोसेस में जो कि ये ऊपर है इंडस्ट्रियल प्रोसेस या कॉमर्शियल लेवल पर लार्ज अमाउंट में जो बनाई जाती है अल्कोहल उसमें बनाई जाती है,
तो इसमें भी एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है, लैब में भी एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है। दोनों प्रोसेस में एथिल अल्कोहल से ही ईथर निर्माण करते हैं। तो ईथर की ये लेबोरेटरी प्रोसेस हो या कॉमर्शियल, दोनों ही में ही बनाया जाता है एथिल अल्कोहल से। तो ईथर को बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं, तो वो आपको इसमें फेयर कॉपी में नोट करना है और इसको समझना है, याद करना है। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ईथर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। धन्यवाद।